नोबेल पुरस्कार। तो थोड़ा सा बात कर लें नोबेल पुरस्कार पे। परीक्षा के पहले आप जाते हो तो आप नोबेल पुरस्कार पढ़ के जाते हो। क्या पढ़ते हो? किसको मिला, है ना? अच्छा, कब शुरू हुआ भी पढ़ लेते हो। वेरी गुड। तो चलो इसी पे बात कर लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? अरे थे कौन? भूत प्रेत आदमी शैतान कुछ थे? मनुष्य थे, वैज्ञानिक थे। अच्छा देखिए, हमारे मित्र ने बताया कि पुरुष थे। अच्छा, मुझे तो लगा कि महिला थे। अच्छा चलो, वेरी गुड, पुरुष थे। तो अल्फ्रेड नोबेल पुरुष थे। वेरी गुड। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। तो पुरुष कुछ करते भी थे, वैज्ञानिक थे, है ना बेटा? तो वैज्ञानिक तो बहुत प्रकार के होते, हर वैज्ञानिक को कैटेगराइज किया जाता है। जीव विज्ञानी बायोलॉजिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, फिजिस्ट हैं, क्या हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल किस प्रकार के वैज्ञानिक थे? भौतिक विज्ञानी, जीव विज्ञानी, रसायन विज्ञानी, भूगर्भ विज्ञानी। हो गई तकलीफ ना? मैं तो ऐसे ही तकलीफ होगी, और हम तो समझ ही रहे थे कहां तकलीफ हो जाएगी आप, है ना? वो रसायन विज्ञानी थे। ठीक है बेटा, क्या थे? रसायन विज्ञानी थे। उन्होंने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का। डायनामाइट का कोई रासायनिक नाम भी है? हर उस जगह आप चूक जा रहे हैं जहां हमला किया जा रहा है। जो हमला करने की जगह है, जहां से अटैक आप पे हो रहा है, वहां हर जगह चूक रहे हैं आप। और हम आपको दिखाते हैं कि अब कहां कहां चूकोगे, कहां कहां आपकी चूक होगी। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ते समय डायमेंशन क्लियर रखिए। आपके ही डायमेंशन से परीक्षा नहीं होगी, एग्जामिनर के डायमेंशन से होगी। तो इतनी छोटी सी बात कि अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक थे, तो कौन वाले वैज्ञानिक पूछा गया है मित्र? रसायन विज्ञानी थे। क्लियर? डायनामाइट एक विस्फोटक है बेटा, तो उसका कोई रासायनिक नाम होगा ना। डायनामाइट कौन सा रासायनिक नाम है? डायनामाइट तो आजकल मुहावरे में प्रयोग होता है। अरे पूरा डायनामाइट है ना? कुछ लोगों को बोलते हैं लोग डायनामाइट है। डायनामाइट का रासायनिक नाम कुछ होगा विस्फोटक का। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन नाम है डायनामाइट का। नोट कर लीजिएगा, काम आ जाएगा आपके। अब हम लिखाएंगे थोड़ी बेटा, ऐसे ही बोलते जाएंगे, आप लिखते जाइएगा जो आपको जरूरी लगेगा। ठीक है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये डायनामाइट का रासायनिक नाम है। क्लियर है बेटा? ये सब पूछे गए क्वेश्चन बेटा, दिखे मुझे, इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1901 से। वेरी गुड। नोबेल पुरस्कार की राशि कहां से दी जाती है? जो पैसा वैसा दिया जाता है, वो पैसा कौन देती है? स्वीडन की सरकार देती है। हाँ, हाँ मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। अल्फ्रेड नोबेल बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे, बहुत रईस व्यक्ति थे। तो 1895 में इन्होंने अपनी वसीयत लिखी। अपनी वसीयत में उन्होंने बताया कि मेरा जो पैसा है, उस पैसे से जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट से पुरस्कार दिया जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि इसकी राशि एकदम फिक्स नहीं होती, क्योंकि ब्याज दरें भी फिक्स नहीं होती, लेकिन ठीक ठाक अमाउंट रहता है। क्लियर है बेटा? कितने क्षेत्रों में दिया जाता? कोई एक आदमी बताए। हाँ, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, सांख्यिकी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। ये शुरू से दिया जा रहा, कोई बड़ा बड़ा बात नहीं। 1901 से। वेरी गुड। 68 घोषित किया गया और 69 से दिया जाने लगा। वेरी गुड, ठीक है, अच्छा किया काम। ये पुरस्कार देता कौन है, घोषणा कौन करता है? एक मतलब कमेटी होती है, सब वही दे देती। हम आपसे पूछेंगे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कौन देता है, कौन घोषणा करता है? तो जहां पे आपको फोकस करना है वहीं गड़बड़ा रहा है।
आखिर कोई ना कोई तो घोषणा करता ही होगा ना बेटा किसको पुरस्कार दिया जाए। नोबेल का एक पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है शांति का, बाकी तो स्टॉकहोम में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार डिलीवर कब किया जाता है? अरे दिसंबर में, बहुत लंबी तारीख है दिसंबर में, 10 दिसंबर फिक्स तारीख है। दिसंबर ना बोले, 10 दिसंबर का है। क्यों 10 दिसंबर? हाँ, पुण्यतिथि है। वेरी गुड। उसी दिन उनका देहांत हो गया। तो कब हुआ था देहांत? थोड़ा सा फोकस करना है बेटा, कोई पहाड़ नहीं है, बस आप लापरवाही करते हो खाली आप लोग। 1896 में, ठीक है, 10 दिसंबर 1896 में। पैदा कब हुए थे? इतना भयानक पुरस्कार है यार, तो जन्म कुंडली तो निकाल ही लेना चाहिए था। 1833 में पैदा हुए थे। देख लीजिएगा, तथ्यात्मक चीजें, इसमें तो समझाने का नहीं है। लेकिन ये समझने का जरूर है बेटा कि ये पुरस्कार डिलीवर कौन करता है, माने इसकी घोषणा कौन करता है। कोई ना कोई तो करता होगा, है ना। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को लेकर बड़ा विवाद है और कहा जाता है कि ये नोबेल पुरस्कार नहीं है तो नोबेल पुरस्कार है, लेकिन उस तरह का नोबेल नहीं है जैसा नोबेल ने कहा था, क्योंकि इस पुरस्कार की राशि नोबेल के फंड से नहीं दी जाती। यानी इस पुरस्कार की जो राशि दी जाती है वो अल्फ्रेड नोबेल के फंड से नहीं दी जाती। 1901 में जो बने थे ना बेटा, वो सब नोबेल के फंड से दिया जाता। तो थोड़ा सुन लो। भौतिक और रसायन के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है। क्लियर है? साहित्य के लिए स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर देती है। चिकित्सा विज्ञान, इसका पूरा नाम है चिकित्सा विज्ञान एवं मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन देती है। ठीक है, अभी हम नाम नोट करा रहे हैं बेटा सब, ठीक है। हर जगह लिखा हुआ है बेटा, हम आविष्कारक थोड़े ही हैं, बस आपकी नजर नहीं पड़ी है वहां, और क्या पढ़ी है, याद नहीं किया, तो याद कर लेना चाहिए था ना। बहरहाल अर्थशास्त्र, जोर से बोलो बेटा, घबराओ नहीं, गलत सलत के लिए हम हैं खड़े। हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, रिक्सबॉन्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, ये वहां का केंद्रीय बैंक है। जैसे हम लोग के आरबीआई है, अमेरिका का फेडरल बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वैसे वहां का भी केंद्रीय बैंक है। तो वो डिक्लेयर करता है, वो अमाउंट भी देता है। तो नाम नोट कर लो बेटा, कौन कौन डिलीवर करता है ना। लिख लोगे, एक दो बार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा, और याद नहीं भी हो जाएगा तो विकल्प में से पता चल ही जाएगा, है ना। लिख लें। भौतिक तथा रसायन विज्ञान के लिए, भौतिक तथा क्या बेटा, रसायन विज्ञान के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये डिक्लेयर करती है। क्लियर है बेटा? साहित्य के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ क्या बेटा, लिटरेचर। चिकित्सा विज्ञान एवं मानव शरीर क्रिया विज्ञान, मेडिकल साइंस एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान एवं मानव शरीर क्रिया विज्ञान, स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। ठीक है बेटा, तो एक और है ना बेटा, एक क्या बल्कि दो है,
तो एक आपका साहित्य वाला लिख लीजिए, साहित्य का सॉरी शांति का, साहित्य तो हो गया है, शांति का नॉर्वेजियन कमेटी ऑफ नोबेल। ये थोड़ा सा जान लो बेटा, नॉर्वे की संसद से 5 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। नॉर्वे की जो संसद है उससे 5 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, उसी को बोला जाता है नॉर्वेजियन कमेटी ऑफ नोबेल। यही 5 लोग डिसाइड करते हैं कि इस वर्ष का शांति पुरस्कार किसे देना है। लिख लो, एक लाइन लिख लो, काम आएगा। और नॉर्वे की संसद से 5 सदस्यों को नामित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। जो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चयन करते हैं। के लिए क्या करते हैं बेटा? चयन करते हैं। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? एक बात हमेशा नोटिस करो बेटा, हम शुरू से आपसे बोल रहे हैं, इलाके नहीं बदल रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है। चश्मा बदल के पढ़ना है, थोड़ा ज्यादा पावर वाला चश्मा लगा के पढ़ना है ना, उसको थोड़ा डायमेंशन बदल के पढ़िए तो आपके काम आ जाएगा। और नहीं तो परीक्षा के बाद आइएगा, पढ़े सब रहेंगे, गड़बड़ाएगा हर जगह। क्योंकि मुझे भी पता है कि आपको तकलीफ कहाँ है, और एग्जामिनर को तो ढंग से पता है कि कहाँ हिट कर देंगे आप, चारों खाने चित हो जाओगे पढ़ने के बाद। तो उन इलाकों को घेरिए बेटा, बहुत जरूरी। आगे बढ़े, अर्थशास्त्र। अभी हम नीचे सब लिखवा दे रहे हैं बेटा, ताकि इसको पढ़ के जाइएगा, और किसको दिया गया इस साल का वो पढ़ के जाइएगा, बात बन जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बहरहाल हाँ लिखे, अर्थशास्त्र लिखा बेटा, लिखें। इन पुरस्कारों की घोषणा 1968 में की गई, परंतु इसे 69 से प्रदान किया गया। प्रदान कब से किया जाने लगा बेटा? 1969 से। ठीक है। देता कौन है? रिक्स बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। ठीक है। अगला पॉइंट एक लिख लो, पॉइंट बना के लिख लो। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। घोषणा चाहे जब हो बेटा, लेकिन ये कि डिलीवर जो किया जाता है वो 10 दिसंबर को किया जाता है। क्लियर है? लिखें। शेष सभी नोबेल पुरस्कारों को 1901 से प्रदान किया जा रहा है, अर्थशास्त्र के अतिरिक्त। किसी भारतीय को भी मिला है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार? अभिजीत बनर्जी को भी मिला नोबेल पुरस्कार। अरे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार तो ठीक करिए। अमर्त्य सेन को मिला है अर्थशास्त्र के लिए। अभिजीत बनर्जी को अगर मिला है तो क्षेत्र इनका कुछ और होगा। किसके लिए बेटा? वेरी गुड। तो अमर्त्य सेन को मिला। क्या कर दिया अमर्त्य सेन ने? मैंने अर्थशास्त्र के रचयिता हो गए। हाँ हाँ, कौन सी थ्योरी? यही होगा परीक्षा में बेटा, हर जगह पढ़े नहीं रहेंगे, कंफर्म नहीं रहेंगे, कंफर्म नहीं, कंफर्म करवा देगा। आखिरकार
हर साल फिजिक्स में किसी को नोबेल पुरस्कार दिया जाता तो फिजिक्स में कुछ करता होगा ना, कि फिजिक्स लिख ही डालता है पूरी किताब? नहीं। रसायन विज्ञान में भी कुछ करेगा तो कोई उसका काम होगा, पर्टिकुलर वर्क होगा, वर्क पूछेगा आपसे। मेडिकल साइंस में अगर आपको दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या किया इन्होंने, माने कौन सा वर्क किया इन्होंने। अब ये जमाना गया कि मेडिकल साइंस में किसको दी, मेडिकल साइंस में क्या काम किया इन्होंने, वो आपको बताना पड़ेगा। तो अमर्त्य सेन ने क्या किया, थोड़ा सा बात कर ले। आज तो लग रहा पूरा टाइम इधर ही उधर जाने वाला है, चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारत में गरीबी का निर्धारण कैसे होता है? एक तो लाइन खींच दी जाती है ना, जो लाइन के उधर वो गरीब नहीं, जो लाइन के इधर वो गरीब, है ना। कहाँ है लाइन, ये कहाँ खींची हुई है लाइन? अरे हम तो सुने हैं लोग बोलते हैं गरीबी रेखा, तो रेखा किधर है भाई? सुनिए, भारत में जो गरीबी का निर्धारण है, दुनिया में गरीबी है, भारत की गरीबी है, गरीबी तो हर जगह होती है। गरीब कौन होता है? गरीबी किसे कहते हैं? अच्छा चलो, बवाल हो जाएगा तो हम अपने दिशा में आते हैं, छोड़ो। जैसे मूलभूत आवश्यकता क्या है? अच्छा, ये मूलभूत है, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया सब सिस्टम बना के बैठे। गरीबी का निर्धारण दो आधारों पर होता है, एक को कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक को कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। आपकी जो औकात हो उसके हिसाब से फैसला करें। औकात मतलब आपकी नहीं, देश की बात कर रहे हैं। आप बड़ा खुश हो जाते हो कि अमेरिका में भी गरीबी है ना, तो एकदम से प्रसन्न हो जाते हो, अरे गरीबी तो वहां भी है, वहां सापेक्ष गरीबी है ना, और वहां के गरीब यहाँ के ढेर सारे धनी से अच्छी पोजीशन में। तो अब ये डिसाइड करना होता है देश को कि आखिर गरीबी का निर्धारण किस आधार पर वो देश करे। तो दो आधार है बेटा, एक तो जिसको कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी और एक को कहते हैं निरपेक्ष एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में सबसे मुख्य चीज है भोजन। जैसे बच्ची ने कहा कि भोजन, कपड़ा, मकान, लेकिन इन तीनों में भी सबसे जरूरी क्या है? भोजन, है ना। नहीं कपड़ा नहीं, कपड़ा नहीं, भोजन, भोजन, नंगे घूमो पेट भरा होना चाहिए, आप गरीब नहीं हो। हाँ, तो गरीबी का निर्धारण यहाँ पे जो किया गया वो सिर्फ और सिर्फ भोग के आधार पर किया गया, है ना। अगर आपका पेट भर गया है तो आप गरीब नहीं है, जिसका निर्धारण आपने भी पढ़ा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। कैलोरी कपड़े को कहते हैं, मकान को कहते हैं। तो इतनी समझ नहीं है कि अगर भारत में गरीबी का निर्धारण कैलोरी के आधार पर होता है, कॉमन सेंस से प्रयोग किए होते तो डेफिनेटली भूख पे आधारित है। तो यही ना सोचना रहता है बेटा, यही नहीं सोच पाते। जब भारत में गरीबी का निर्धारण कैलोरी मार्ग पे है तो बिल्कुल साफ है कि भारत में गरीबी का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ भूख पे आधारित है। ये भी तो नहीं कहा कि साल भर में जो 2 शर्ट पहनता हो एक कमरे, कुछ तो नहीं बोला गया ना। तो सुनो अमर्त्य सेन ने क्या किया। अब वही तो हम परेशान है कि हम फिर अब गड़बड़ा रहे हैं अपने विषय से। तो चलो बताएंगे ही बेटा, तो हमारा काम ही है। बताना ना होता तो छेड़ते कहे, आ जाते सीधे संविधान पे। नोट करो, एक रेखा, गरीबी रेखा, है ना। नहीं, तो यहाँ पे कहा गया, चलो हम मान लेते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं कि 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी से अधिक ऊर्जा जिनको भोजन में मिल जाती है वो गरीब नहीं है, और 2400 कैलोरी से कम जिनको ऊर्जा मिलती है वो गरीब है। एक बात मुझे बताइए, 2400 से कम तो बहुत कम भी होता है, और 2400 से ज्यादा तो बहुत ज्यादा भी होता है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर किसी को 2395 कैलोरी मिली है तो 2400 तो नहीं, इस रेखा से नीचे हो गया।
और किसी को 2450 कैलोरी मिली है ऊपर, तो अगर नीचे की आप बात करो, थोड़ा देखो, समझने का प्रयास करिए बेटा, थोड़ा बड़ा लिख लें, आपको दिखे। जैसे किसी को अगर मान लो 2300 कैलोरी अगर भोजन में उष्मा मिल जाती, ऊर्जा मिल जाती है, तो क्या है बेटा, गरीब है, क्योंकि रेखा के नीचे हो गया। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा भी होगा जिसको 5 कैलोरी, और आपने कहा 1 कैलोरी, ये भी हो सकता है, भोजन ही नहीं मिला कई दिन से, वो भी इसमें होंगे। और यहां भी आप देख रहे हो 2450 कैलोरी से ऊपर तो कोई सीमा ही नहीं है ना। अब एक बात मुझे बताइए, सरकार कह रही है कि ये सब गरीब है, कह रही है ना, 2300 वाला भी गरीब है, 100 वाला भी गरीब है, 5 वाला भी गरीब है, और इन गरीबों को गरीबी दूर करने का एक कार्यक्रम, एक ही कार्यक्रम है जो गरीबी रेखा से नीचे है, सबके लिए एक योजना है कि नहीं है, कि अलग अलग प्रकार के गरीबों के लिए अलग अलग योजना है। आपके पास अगर बीपीएल कार्ड है तो है, अब आप 2300 वाले हो कि 5 वाले हो कि 100 वाले हो, इससे थोड़ी लेना देना है। अब उस कार्ड वालों को जो भी सुविधा मिलेगी सबको मिलेगी ना, बोल नहीं रहे हो, कुछ डाउट हो तो बात कर लो। एक बात मुझे बताइए कि वो योजना जो सरकार ने बनाया है, हो सकता है 2300 कैलोरी वाले को सूट करती हो, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि 5 कैलोरी वाले को सूट करती हो, क्योंकि 5 कैलोरी वाले को ज्यादा मदद की जरूरत है, 2300 कैलोरी वाले को कम मदद की जरूरत है। लेकिन सरकार कहेगी आप चाहे जितना गरीब होइए, हम एक बराबर मदद करेंगे, वो मदद आपकी हो पाए या ना हो पाए। इसलिए आप देखते हैं ये वाले राशन लेके ना मोबाइल रिचार्ज कराना है ना, हाँ भाई। और ये वाले बेचारे ना पड़ोसी से पैसा मांगने जाते हैं कभी कभी, अब तो फ्री में मिल रहा है, नहीं तो सस्ते में मिलता था ना, तो जाके कहते थे 200 रुपया दे दीजिए, राशन लेना है, बाद में दे देंगे आपको। तो एक ही योजना सबके लिए काम करेगी बेटा, नहीं करेगी। इसी पे हल्ला बोल दिया था अमर्त्य सेन ने, कहा कि भारत में गरीबी का निर्धारण हेड काउंट मेथड से होता है, सर गिन लो कैठो गरीब है, कौन कितना गरीब है, किसको कितनी जरूरत है, सरकार इस पे ध्यान ही नहीं देती। इसीलिए हम फंसे हुए हैं, गरीबी के बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहां तो गरीब हैं, कौन कौन खाना नहीं खाया है, सर गिन लीजिए, हाथ गिन लीजिए। अरे ये भी पूछ लो कि कौन कितने दिन से नहीं खाया है। एक जने तो कह रहे कि आधा घंटा हो गया खाना खाए से, वो भी बोल दिए। एक जने कह रहा है 5 दिन हो गया सर खाना खाए। तो आप समझिए ना किसको ज्यादा जरूरत है, यही तो हो रहा है ना। इसी पे हल्ला बोला था अमर्त्य सेन ने, और उन्होंने वेलफेयर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था, लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा दिया, और यही सब उन्होंने, तो पढ़ो तो बेटा पूरा पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, न पढ़ने में रह जाओगे ना न पढ़ने में रह जाओगे, परेशानी यही कर। जब मैं वहां पहले दिन गया था तब भी आपको मैंने बोला था कि एरिया नहीं बदलना है बेटा, जो एरिया आप पढ़ रहे हो एरिया वही पढ़ना है, पर थोड़ा सा बुद्धि विवेक से उसकी गहराइयों में उतरो, और वहां से क्वेश्चन आएंगे, उसे आप करना होगा। क्लियर है, और एग्जैक्ट याद आना चाहिए। चलिए बेटा हम लोग लौटते हैं अपने विषय पे, नहीं तो रह जाएंगे इधर ही घूम घाम के। हम लोग पढ़ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय की क्या बेटा, शक्तियां या अधिकार। लिखें तो पहला क्या था बेटा, अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 129। वेरी गुड। क्या है बेटा अभिलेख न्यायालय, तो लिख लीजिए, कुछ इसके पॉइंट्स हैं, लिखना पड़ेगा। हाँ, न्यायालय की कार्रवाइयों को अभिलेखित किया जाएगा, न्यायालय की कार्रवाइयों को क्या किया जाएगा बेटा, अभिलेखित किया जाएगा।
क्लियर है? मतलब आप कैलोरी का तो है मतलब कोई 23 को पाता है कोई 100 पाता है तो सरकार उसकी मतलब कार्ड भी तो जाएगा मुझे कार्ड मतलब लाल बीपीएल कार्ड किसको जारी होता? जो गरीबी रेखा के नीचे, कि अलग अलग रेखा वालों को जारी होता है क्या? कै ठो रेखा बनी है? कोई मतलब नहीं, बात कर लीजिएगा हमसे। कोई मतलब होता तो जरूर बताया होता। या तो गरीबी रेखा के नीचे है या तो गरीबी रेखा के ऊपर है, बाकी कुछ नहीं है। ये अलग बात है कि सरकार अलग से कुछ मदद कर रही हो, लेकिन जो गरीबी के निर्धारण की बस एक रेखा है, या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे, तभी तो काट फाट बनता है इसी का। चलिए बेटा, और कुछ व्यक्तिगत समस्या रहा करे तो हम उपलब्ध रहते हैं, यही कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा, बात कर लिया करिए। पहला हो गया बेटा, अभिलेखित किया जाएगा तथा भविष्य में इसे उदाहरण के रूप में, नजीर के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। भविष्य में इसे किस रूप में बेटा? उदाहरण के रूप में। उर्दू का एक बड़ा सुंदर सा शब्द है नजीर के रूप में, एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखो। हाँ, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सभी छोटे न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा, सभी कनिष्ठ न्यायालयों के लिए क्या होगा बेटा? बाध्यकारी होगा। ठीक हुआ? तीसरा पॉइंट, न्यायालय की अवमानना करने पर, अवमानना माने बेइज्जती करना, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। न्यायालय की अवमानना करने पर न्यायालय दंडित कर सकता है। दंडित कर सकता है। एक नोट बना लो, न्यायालय ने बता दिया कि क्या क्या करेंगे हम आपका। देखें, कोर्ट की अवमानना की दशा में 6 वर्ष की कारावास की सजा, 6 वर्ष के कारावास की सजा अथवा 2000 रुपए अर्थदंड अथवा दोनों। ये न्यायालय के पास अधिकार है कि न्यायालय ऐसा ऐसा कर सकती है। किसको? जो न्यायालय की अवमानना करेगा। अवमानना माने बेइज्जती करेगा। ऐसी जगह पे जो सार्वजनिक स्थान हो, मीडिया के सामने, माने कहीं से भी आप कुछ ऐसा अगर करते हैं कि समाज में आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि न्यायालय खराब है, गलत है, तो आप तैयार रहिए, कमरा बंद करके, खिड़की उड़की बंद करके न्यायालय को गरिया रहे हैं तो गरिया लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। पब्लिकली आप अगर ये सब किए तो फिर आप तकलीफ में चले जाएंगे, न्यायालय संज्ञान ले लेगा और फिर परेशान कर देगा, है ना बेटा? आगे बढ़िए। तो हो गया ना बेटा? अभिलेख न्यायालय कोई बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा मामला है कि जो न्यायालय अभिलेखित करे उससे छोटे न्यायालय उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य हो, और न्यायालय के विरुद्ध टीका टिप्पणी अगर आप करोगे तो न्यायालय दंडित कर सकता है। क्लियर हुआ बेटा? अगला लिखिए बेटा, क्रम जो भी लिखा हो आपने,
हाँ, तो उसको थोड़ा रुक जाओ, पहले लिख लो प्रारंभिक अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता इसको पहले लिख लो। थोड़ा साफ साफ बेटा लिखा करो, तो पढ़ने में ही आपको आराम होगा, नहीं तो फिर घाघ माल उसी में हो जाएगा, तो पढ़ोगे कैसे। तो प्रारंभिक मतलब क्या होता है? हाँ, देखो बात करो बेटा, सारे दुख बीमारी भूत प्रेत सब बाहर निकल आएंगे, है ना, छुपा के मत बैठो। जब ये शब्द प्रयोग किया गया प्रारंभिक अधिकारिता, तो इसका क्या अभिप्राय है? उसका अभिप्राय मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे केस हैं, कुछ ऐसे वाद हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जिनकी शुरुआत सीधे सर्वोच्च न्यायालय से होगी। वो प्रारंभ ही वहीं से होगा, बाकी हर केस का प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय से नहीं होगा। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं आपके पास जिसे सर्वोच्च न्यायालय से ही प्रारंभ किया जा सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या बेटा? प्रारंभिक अधिकार। वहीं से शुरू ही होगा और वहीं अंत भी होगा, है ना, क्योंकि उसके आगे और कहीं रास्ता वास्ता नहीं है। तो प्रारंभिक अधिकारिता का क्या मतलब है बेटा, वो लिख लेना है। लिखे, ऐसे वाद जिनका प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय से ही किया जा सकता है। हाँ, ध्यान रखना, कहीं और से किया भी नहीं जा सकता, है ना, सर्वोच्च न्यायालय से ही किया जा सकता है। ये समझ में आया प्रारंभिक क्यों कहते हैं? प्रारंभिक इसलिए कहते हैं कि वाद या केस की शुरुआत वहीं से होगी, कहीं और से नहीं होगी। अब इसमें दो खानों में बट जाता है, इसलिए अनुच्छेद अभी नहीं लिखा है, क्योंकि जब दो भाग में बटेगा तब हम अनुच्छेद लिखाएंगे। पहला है प्रारंभिक एकमेव अधिकारिता। अरे सुन लो भैया जी, अभी हम बोलेंगे, लिख लेना। पहला है प्रारंभिक एकमेव अधिकारिता और एक है प्रारंभिक समवर्ती अधिकारिता। नाम तो सुन रहे हो ना, नाम पहले सुनो। प्रारंभिक एकमेव अधिकारिता, एकमेव माने एकमात्र, इकलौता। और जब कहा गया प्रारंभिक समवर्ती अधिकारिता, तो एकमात्र नहीं है, कहीं और भी है, कुछ हमारे पास भी है और किसी और के पास भी है ना बेटा, लिखना। इसे हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। कितने भागों में बेटा? दो भागों में बांट लेते हैं। क्रम से लिखिए। पहला प्रारंभिक एकमेव अधिकारिता। अब अनुच्छेद लिखेंगे बेटा। प्रारंभिक एकमेव अधिकारिता आर्टिकल 131। अनुच्छेद 100 क्या बेटा? 31। ठीक है, तो इसमें कुछ लिखा होगा ना बेटा कि भाई ये वाला मुकदमा सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगा, कहीं और नहीं जा सकता। जरा सोच के बताइए, ऐसा कौन सा मुकदमा हो सकता है? अच्छा, मौलिक अधिकार में उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते, तो फिर एकमेव कैसे हुआ ये बेटा? हाँ, संघ व राज्य का विवाद हो, राज्य राज्य का विवाद हो, कुछ राज्य एक और हो, एक राज्य पृथक हो, तमाम कॉम्बिनेशन हो सकता है। संघ राज्य के बीच अगर कोई विवाद होता है, राज्य राज्य के बीच अगर कोई विवाद होता है, तो इसका मुकदमा, इसका वाद सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में शुरू होगा, कहीं और शुरू हो ही नहीं सकता, और लग भी रहा कि नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश और बिहार का मुकदमा है, पटना हाई कोर्ट में चलेगा? चला के देख लो। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि बेईमानी की संभावना है ना भैया, इसलिए ऐसे केस की सुनवाई हर हाल में सुप्रीम कोर्ट में होगी। क्लियर है बेटा?
तो ये क्या है इसका? प्रारंभिक एकमेव अधिकारिता है। लिखें संघ राज्य। ये बेटा हाँ बिल्कुल, तो आप पढ़े ही हो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई गतिरोध होता है तो उसका निर्णय चुनाव आयोग नहीं करेगा। बाकी जो जो चुनाव कराता है ना, वो सबका निर्णय चुनाव आयोग करता है। जैसे भी आपने देखा एक पार्टी ओरिजिनल है कि फर्जी, इसका फैसला चुनाव आयोग ने किया, तो ये न्यायिक अधिकार भी उसके पास है। जैसे कहीं चुनाव हुआ, चुनाव में गड़बड़ी हुई, नहीं हुई, अपील आप करोगे चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग का फैसला अंतिम होगा। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट। तो पढ़ा ही आपने, मैंने ही शायद लिखाया होगा। आगे लिखें संघ व राज्य के मध्य, राज्य तथा राज्य के मध्य यदि विवाद हो तो, और लग भी रहा है होना चाहिए बेटा, मैंने ऐसा थोड़ी है कि महसूस भी हो रहा है। विवाद हो तो ऐसा वाद सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रारंभ किया जाएगा। ऐसा वाद सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रारंभ किया जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? बड़ा खामोश हो आज, है ना? अच्छा लग रहा है, सुन रहे हो, सब क्लियर हो रहा है, बड़ा अच्छा है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, है ना बेटा? दूसरा, प्रारंभिक समवर्ती अधिकारी। तो जैसे समवर्ती बोला गया वैसे ही तय हो गया कि किसी और का अधिकार। जैसे आपके यहाँ है ना बेटा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार हो जाता है ना। तो अगर समवर्ती कहा जा रहा है तो इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय का तो है ही है, किसी और का भी है। तो सब पे चर्चा हम कर लेंगे। लिखें मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में। अरे काहे घबरा रहे हो, थोड़ा लिख लो ना। आर्टिकल बहुत पसंद है आपको, है ना? वो किसी हालत में याद होना चाहिए। तो एक दिन अपना भ्रम दूर कर लो। अरे हमारी तो मजबूरी है कि हम ना बोले तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि इनको पता ही नहीं है ना? बस आप इसका परीक्षण ये कर लो कि पेपर उठा के किसी साल का बस ये देख लो कैठा अनुच्छेद पूछा गया। एक दो अगर पूछ लिया तो बहुत पूछ लिया, नहीं तो एक अनुच्छेद नहीं पूछते। तो ठीक है, अनुच्छेद याद हो जाएगा, अनुच्छेद को याद नहीं करना है, उसके अंदर की विषय वस्तु पे नजर गड़ानी है। और जितनी गंभीरता से विषय वस्तु पे नजर रखोगे, अनुच्छेद तो याद ही हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ खाली अनुच्छेद याद है, अंदर क्या मामला है वो बाढ़ में जाएगा, है ना? तो ये गड़बड़ हो जाएगा बेटा। चले हाँ लिख लो भाई, अनुच्छेद ही अगर पसंद है तो लिख लो। अनुच्छेद 32, 132 नहीं, ओनली 32, 32, क्योंकि 131 दिखा है ऊपर, 132 अच्छा लग रहा है ना? तो 132 मत लिखिएगा, 132 में बवाल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 32। क्लियर है? हाँ। मूल अधिकारों के उल्लंघन की दिशा में, मूल अधिकारों के उल्लंघन, कोई लिखाते पढ़े हो इसलिए हम उसको नहीं लिखा रहे थे, लास्ट में लिखा के छोड़ते। मूल अधिकारों के उल्लंघन की दिशा में अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से उपचार मांगे जा सकते। सर्वोच्च न्यायालय से उपचार मांगे जा सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? तो समवर्ती काहे बोला? समवर्ती इसलिए बोला कि यू हैव वन ऑप्शन अदर, एक विकल्प आपके पास और है, आप अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। लिखे मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय से भी उपचार मांगे जा सकते हैं।
उच्च न्यायालय से भी उपचार मांगे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक सब ठीक ठाक चल रहा है? कोई डाउट हो तो बात करो बेटा, वैसे हम जगह छोड़ेंगे नहीं डाउट की, है ना। आगे लिखे बेटा, अपीली अधिकारिता। आगे क्या है बेटा? अपीली अधिकारिता। जी बेटा, अपील माने अपील करने की अधिकारिता। तो अपीली अधिकारिता तो आपने ये सुना ही होगा कि उच्च न्यायालय के फैसलों की अपील हम लोग कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। अरे बड़ा वाला है ना भाई, तो उनसे भी जाके कहते हैं सर आप भी एक बार बता दो ना सही मामला क्या है ना। तो पहले तो ठीक है, अभी हम आते हैं बात करते हैं, लेकिन एक चीज बताइए, जो मुकदमे होते हैं, जो वाद होते हैं, सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? कोर्ट कचहरी में जो मुकदमे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? बस दो प्रकार के होते हैं, दीवानी यानी सिविल मामले, फौजदारी या क्रिमिनल केस। तो सिविल केस होगा या क्रिमिनल केस होगा, और तो कोई केस नहीं होता। देखो तो बाद में छोड़ो बेटा, हम जो बोल रहे हैं वो जरा सा बताओ। जो सामान्य रूप से विवाद होता है, वाद जो होते हैं वो तो दो ही प्रकार के होते हैं, या तो संपत्ति का विवाद हो, तो संपत्ति का विवाद अगर होगा तो दीवानी हो गया, और उसी में मारामारी भी हो गई, अक्सर हो जाती है, तो फौजदारी भी हो गई। ठीक है, दोनों अक्सर हो जाती है, दीवानी के हर मामले में लगभग फौजदारी हो जाती है ना। तो ये सब शांतिपूर्ण लोग कहाँ है, दीवानी का मुकदमा लड़ रहे हैं, कोर्ट जो कहेगा मान लेंगे, नहीं, पहले ही अपने ही फैसला करने लगते हैं ताकत के बल पे। बहरहाल तो मुकदमे तो अमूमन दो प्रकार के होते हैं सामान्य रूप से, तो डेफिनेटली इन दोनों की अपील का प्रावधान तो होगा ही, या नहीं होगा भी देखते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास एक तीसरे प्रकार का भी वाद जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक वाद, जो कि बहुत पहले से बताते चला आ रहा हूं कि संविधान की व्याख्या की हैसियत किसी की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय की है। तो ऐसा कोई मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का अर्थ निहित हो, वो कोई न्यायालय बोलेगा ही नहीं, हाथ जोड़ लेगा कि मेरे अधिकार के बाहर है, आप चले जाइए बड़े भैया के पास। वही जो कहेंगे वही माना जाएगा, और सतीसर आंखों पर होगा। क्लियर है बेटा? तो अब सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील तीन प्रकार के मुकदमे की होती है। क्लियर है? कौन कौन? हाँ, पहले ही बोल दो, संवैधानिक बवाल खत्म करो। संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। ठीक है, तो इनके अनुच्छेद भी होंगे 132, 133, 134। 132 वहां नहीं था, 132 यहाँ है ना बेटा? तो लिख लें, सर्वोच्च न्यायालय में अपीली वाद तीन प्रकार के होते हैं। अपीली वाद कितने प्रकार के बेटा? तीन प्रकार के। तो अब तीनों का लिखाते नहीं, एक लिखाते हैं और उसको शुरू हो जाते हैं। तीनों पढ़ लेंगे हम लोग, अब लिखाएं फिर बारी बारी से, तो सब छोड़। पहला हेडिंग बना लो, संवैधानिक वाद। संवैधानिक वाद, आर्टिकल 132, अनुच्छेद 132, यानी हमारे संविधान के 132वें नंबर पे लिखा है कि अगर संविधान को लेके कुछ बवाल होगा तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, और कोई फैसला नहीं करेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पहले तो नहीं क्लियर होता बेटा कि सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है, मुकदमा तो कहीं शुरू हो जाता है। जब मुकदमे की सुनवाई होने लगती है तब कहीं बीच में पेच फंस जाती है कि अरे अरे इसमें तो संविधान की व्याख्या करना है, और जैसे वो शब्द आया वैसे न्यायालय भाग खड़ा होगा, हम नहीं करेंगे भैया, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। लेकिन ध्यान रखना, ये सब स्वतः नहीं होगा, इसके लिए एक अनुच्छेद जोड़ा गया है 134A।
तो ऐसे किसी मुकदमे में जिसमें संविधान की व्याख्या का अर्थ नहीं था, ये आप नहीं बताएंगे, ये संबंधित न्यायालय बताएगा। आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो अगर उच्च न्यायालय में कोई वाद चल रहा है और उसमें आ गया मामला कि इसमें संविधान की व्याख्या करनी होगी, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134A में प्रमाणित करेगा कि इस मुकदमे में संविधान की व्याख्या का अर्थ निहित है और हम 134A में आपको अनुमति दे रहे हैं कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए। बिना 134A के हिल नहीं सकते आप। ये जाके सुप्रीम कोर्ट में नहीं चिल्लाएंगे कि सर इसमें है, आप एक बार देख लीजिए। बिल्कुल नहीं देखेंगे, वो कहेगा 134A दिखाइए। हाईकोर्ट ने आपको प्रमाणित करके दिया है, आप कहेंगे नहीं तो निकल लो इधर से, निकलो, फोटो इधर से लिखो। यदि किसी वाद में संविधान की व्याख्या का अर्थ निहित हो तो, संविधान की व्याख्या का अर्थ क्या हो बेटा, निहित हो, शामिल हो तो इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। इसकी अपील कहां बेटा, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। क्लियर है? परंतु संबंधित उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134A या क, जो भी आपको ठीक लगे, अधीन ऐसा प्रमाणित करे। ऐसा क्या बेटा, प्रमाणित करे, मैंने ऐसा कहे कि भाई इसमें आप जाइए और इसमें संविधान की व्याख्या का अर्थ नहीं है, और बिना 134A के नहीं जाएंगे आप किसी हालत में। तो एक चीज यहां देख रहे हो, सर्वोच्च न्यायालय में जाओगे कि नहीं जाओगे, ये फैसला भी उच्च न्यायालय ही करेगा। इसके अर्थ बड़े गहराई तक हैं, अर्थात उच्च न्यायालय का नियंत्रण है सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर। अरे नहीं समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? उच्च न्यायालय का नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालय पे हुआ कि नहीं हुआ? उच्च न्यायालय बताएगा कि आपको जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। उपचार तो बाद में, जाने ही नहीं देंगे। अब एक बात मुझे बताओ, एसपी साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं, है ना, बाहर 2 सिपाही बैठे हैं, कांस्टेबल, और आपको एसपी साहब से मिलना है, बड़ा जरूरी काम है। बिना सिपाही की अनुमति के आप एसपी साहब से नहीं मिल सकते, हाँ या ना? तो एसपी साहब के अधिकारों पे नियंत्रण तो 2 सिपाही बना के बैठे। अरे मैं गलत बोल रहा हूं? जाने ही नहीं देंगे आपको। तो उनको पता है कि साहब से अगर कह दिए तो काम इसका हो जाएगा, तो जाने ही नहीं देंगे। भागो यहां से, साहब बिजी हैं, साहब नहीं मिलेंगे, दुनिया भर के बहाने या कुछ भी हो, नहीं जाने देंगे। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो बाहर गेट पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो अंदर बैठे वाले अधिकारी के ऊपर तो खुद ही नियंत्रण कर रहा है। जाने देंगे तब ना आप कुछ कहोगे, जाने ही नहीं देंगे, बात खत्म। तो आपको नहीं लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पे कहीं ना कहीं नियंत्रण कर रहा है कौन? हाई कोर्ट। क्योंकि अगर वो प्रमाण नहीं देगा तो झक मारिएगा, कहीं नहीं जा सकते। तो एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय पे तो बंधन लग गया भाई, सुप्रीम कोर्ट पे तो बंधन लग गया ना, कि बिना उनके कहे आप कैसे चले आए। पहले उनसे जाके पूछिए, तो पूछने वाला भी ताकतवर हो गया ना, हाँ या नहीं? तो मुझे तो समझ में आ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पे कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय अपना एक नियंत्रण या एक बैरिकेटिंग लगा के बैठा हुआ है कि जाने देंगे तब ना, जाने ही नहीं देंगे मित्र, बात खत्म। और सर्वोच्च न्यायालय में जब जाओगे तो सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा कि पूछ के आए थे, कहेंगे ना, सीधे चले आए, भागो यहां से, घर निकलो।
ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिए बेटा। इन अर्थों में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ये नियंत्रण बना रहा है, तो फिर तो हमको जो समझ में आ रहा है, एसपी साहब को 2 सिपाहियों ने बंधक बना लिया, नहीं बना लिया? कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, एसपी साहब आप नहीं फैसला करेंगे, हम फैसला करेंगे, घुसने ही नहीं देंगे गेट के अंदर, बात खत्म। तो ये तो लग रहा है क्या सर्वोच्च न्यायालय को बंधक बना लिया है क्या? नहीं नहीं, तो साहब के पास भी अधिकार होना चाहिए कि जैसे उनको लगे कि कोई पूछ रहा है अंदर आने के लिए और सिपाही उसको डांट रहे हैं, वैसे साहब कहे कि आने दो। तो अब न दिखा साहब की हनक, सिपाही तो मना कर रहा है कि नहीं जाना है, और साहब की नजर पड़ गई, साहब ने कहा कि आने दो। अब दिख रहा है एसपी साहब है, एसपी साहब। तो ऐसी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है, तो खुद से कह सकता है आने दो, कोई भी मुकदमा हो, कोई भी वाद हो, तब न ताकत है सर्वोच्च न्यायालय के पास। नहीं यही बंधक बना के बैठे रहेंगे तब तो फिर खूब बढ़िया ताकत हुई। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास वो शक्ति है, आगे हम चर्चा करेंगे, अभी नहीं। क्लियर है बेटा? तो संविधान की व्याख्या का अर्थ अगर आता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगला, दीवानीवाद, अनुच्छेद। अच्छा, अनुच्छेद रटे हो बैठ के खूब कस के, या क्या किए हो? मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ, सारे अनुच्छेद और मुझे भी शायद नहीं याद रहता, आप तो सब याद करके बैठे, हम बताए हैं। अच्छा चलो, बड़ी कुशाग्र बुद्धि भाई, याददाश्त अगर इतनी तेज है तो फिर तो बैठ जाओ बेटा, 2 मिनट बैठ जाओ। हाँ, तो क्या है बेटा जरा सुन लो। दीवानीवाद माने क्या? संपत्ति का वाद। तो अब ध्यान से सुनो, किसी दीवानीवाद में सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाएंगे आप। पहली लाइन सुन लो, यानी किसी भी दीवानीवाद में आप सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं करेंगे, मतलब हाईकोर्ट का फैसला अंतिम होगा। क्लियर है भैया जी? तो कुछ लोग डराते उड़ाते हैं कि मुकदमा लड़ाऊंगा सुप्रीम कोर्ट तक, तो कह दीजिएगा नहीं लड़ा पाएंगे। ठीक है, हाई कोर्ट तक लड़ा पाएंगे आप, सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ा पाएंगे? नहीं 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 है बेटा, अभी वही लिखाने जा रहे हैं कि दीवानीवाद की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, यही लिखा है इसमें। तो आप कहेंगे फिर क्या लिखने की जरूरत थी सर, लिखे ही ना होते। तो कोई तो वजह है, लाख फाख से कोई मतलब नहीं होता। यहां 100 एकड़ का मामला फंसा हुआ है, कहीं नहीं जा सकते आप, है ना? अरे कोई लेकिन वकील मत बोलो बेटा, सुन तो लो मुझे, पहले सुन लिया जाता है तब लेकिन वकील बोला जाता है। जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। इसमें यह कहा गया है कि हर उस मामले में, दीवानी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील होगी जिसमें लोक हित का मामला स्पष्ट हो, जिसमें जनता से हित से जुड़ा हुआ मामला हो, किसी 2 लोगों का मामला ना हो। हमारे आपके बीच में 500 हेक्टेयर का मुकदमा चल रहा है, नहीं होगी अपील, एक विश्व जमीन की अपील हो जाएगी अगर उसमें समाज का हित छुपा हुआ है। ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला दीवानी मामला था। अरे इतना तो समझ रखो, उस जमीन के हिस्से के मालिकाना हक का ही तो मामला था। एक पक्ष कह रहा था ये जमीन हमारी है, एक पक्ष कह रहा था हमारी है, तो ये मामला तो दीवानी ही है ना बेटा, जिसकी अपील हुई ना सर्वोच्च न्यायालय में। क्यों हुई? अरे लोकहित का मामला है, स्पष्ट मामला है, और इससे बड़ा कौन लोकहित का मामला है जिसमें न जाने कैसे चुनाव ना हो गए। तो बहरहाल तो उसी में भी जोड़ना पड़ेगा बेटा, लिखें। हैं? हाँ, जैसे कोई उदाहरण बताइए। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, हम ही तो लिखा है 1950। तो याद वाद करके घेरो ना मुझे। अरे आप ही लिखा है, सर कह रहा है कि नहीं हो सकता। किस मामले में अपील हुई है पता है? संविधान की व्याख्या के मामले में अपील हुई है, वहां संविधान की व्याख्या करना पड़ा।
मूल अधिकारों की व्याख्या करनी पड़ी। उस जमीन के मामले में मूल अधिकारों का मामला आ गया, उसकी व्याख्या के लिए अपील करनी पड़ी, न कि जमीन का फैसला करने के लिए अपील करना पड़ा। इसको समझने की कोशिश करिए ना। तमाम मामले हैं, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, सकरी प्रसाद बनाम ये सब जो मुकदमे हैं ना बेटा, ये मामले तो दीवानी ही दिख रहे हैं। लेकिन इन मामलों की अपील कैसे हो गई सर्वोच्च न्यायालय में? क्योंकि इसमें संविधान की व्याख्या करनी थी। जमीन का फैसला गया भाड़ में, इसमें मूल अधिकारों की व्याख्या करनी थी, बताना था इसका क्या अर्थ निकल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का कि हम बताएंगे, मामला दीवानी हो, फौजदारी हो, कोई हो। अरे भाई, संविधान की व्याख्या का अर्थ किस मुकदमे में आएगा? कोई ना कोई मुकदमा होगा, उसी में ना आएगा। तो जिसमें आ जाएगा उसकी अपील होगी, वो दीवानी हो चाहे जो माना है वो हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्लियर है भैया जी? क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। दीवानी मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी। शुरू में 30,000 का कोई बैरिकेटिंग लगाया गया था, सब खत्म कर दिया गया है ना। अपील नहीं होगी, मात्र उन्हीं दीवानी वाद की अपील होगी। मात्र उसी दीवानी वाद की अपील होगी जिसमें लोकहित का अस्पष्ट मामला हो, जिसमें लोकहित का क्या बेटा? स्पष्ट मामला होती। कौन बताएगा? हम ही बताएंगे। पट्टीदारी से हमारा 2 बीघे जमीन का झगड़ा चल रहा है, हम बताएंगे इसमें लोकहित का मामला है। अच्छा, आपके कहने से हो जाएगा लोकहित? ये मामला लोकहित का है या नहीं है, ये हाईकोर्ट बताएगा और 134A से प्रमाणित करके देगा कि लोकहित का मामला है, चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में। और 134A में अगर प्रमाण नहीं दिया तो भाड़ में चला जाएगा लोकहित। वो प्रमाणित करेगा कि लोकहित का मामला है, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो फिर आया ना 134A। लेकिन उच्च न्यायालय 134A के अधीन लोकहित के मामले में अपील की अनुमति देगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा, आज इसको पूरा कर ले, अभी तो पूरा होगा नहीं, रह गया है कुछ। हो गया बेटा? अगला, अपील हो सकती है, दीवानी मामले की अपील होगी, लेकिन 2 पक्षों के बीच के मामले पर नहीं होगी, जिसमें पूरे समाज का हित जिसमें दिख रहा हो, फंस रहा हो। अरे बेटा, वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की जमीन कई 100 हेक्टेयर की है क्या? अरे छोटा सा भूभाग है, उसको लेके अपील हो गई सुप्रीम कोर्ट में। जी बेटा? हाँ, लोकहित का मामला, जहां लोकहित का मामला शामिल होगा वहां सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। जमीन कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये कोई मायने नहीं रखता। लोकहित का मामला अगर उसमें शामिल हो जाएगा तो अपील होगी। हजार हेक्टेयर का मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में, जो हम लोग क्या होते हैं, लोग कहते हैं स्टेट से स्टेट मतलब अब एक तरह से कह लो, राजा नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से सामंत लोग कह लो। उस जमाने में तो अभी आज भी चलते हैं लोग, फलाना स्टेट बोलते हैं लोग, जैसे राजा वजह। अभी तीनों की इतनी जमीन है, इनको खुद ही नहीं पता कहाँ कहाँ है। ऐसे ढेर सारे स्टेट हैं जिनको खुद ही नहीं पता कि हमारी जमीन कौन कौन जिले में है। तो नहीं जाएंगे आप, इधर ही निपटाइए, है ना भैया? आगे बढ़ो। फौजदारी, आज ये इलाका पूरा करते हैं बेटा, अभी और थोड़ा सा है, रह जाएगा, बात करेंगे विस्तार से, जल्दबाजी नहीं। फौजदारी का मतलब तो समझते ही हो, हैं? हाँ, मार झगड़ा, मारपीट, तमाम शब्द हैं जो आईपीसी के अधीन आता हो, उसी को हम शामिल करेंगे। यानी इंडियन पैनल कोड के अधीन जिसको अपराध की श्रेणी में माना जाता है ना, तो वो सब आ जाएगा। हाँ, सही समझ रहे हैं? लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई,
जितने भी प्रकार के क्राइम होते हैं जो आईपीसी के अधीन है सब आएंगे। अब ध्यान से सुनो, पहले हम व्याख्या कर दे रहे हैं फिर हम लिखाएंगे। क्लियर है? अधीनस्थ न्यायालय दोष मुक्त किया हो, वरिष्ठ न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया, यानी ऐसे मुकदमे में, कौन से मुकदमे में? फौजदारी, ऐसे फौजदारी मामले में जिसमें छोटा न्यायालय दोष मुक्त कर दिया हो, बाइज्जत बरी कर दिया हो, और जब बड़े न्यायालय में अपील की गई तो उस बाइज्जत बरी व्यक्ति को न्यायालय ने फांसी की सजा दे दिया, तो मामला संदिग्ध है। एक जज को लग रहा है कि निर्दोष है और एक जज को लग रहा है बस बस यही है, तो किसी न किसी जज से गलती हो रही है। दोनों तो सही नहीं हो सकते ना बेटा, इसलिए कहा जाता है कि ऐसे मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। ध्यान रखना, इस अपील के लिए 134A की कोई आवश्यकता नहीं होगी, स्वतः अधिकार मिल जाएगा। क्लियर है? दूसरा, बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय से केस अपने यहां मंगा ले। अब इसमें भी बड़ा सन्नाटा है भाई, केस बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय से अपने यहां मंगा सकता है ना? केस मंगा ले और उसमें मृत्युदंड की सजा दे दे। नहीं, अधिकार परीक्षा उच्छा की बात नहीं है, कहां क्या सब बोल देते हो आप लोग, अधिकार परीक्षा से क्या लेना देना है? मैं क्या कह रहा हूं आप क्या समझ रहे हो? कोई मुकदमा मान लो जिला न्यायालय में चल रहा है, हाई कोर्ट उस केस को अपने यहां मंगा ले कि नहीं नहीं हम देखेंगे केस को, और उस केस में अभियुक्त को मृत्युदंड दे दे, मौत की सजा दे दे, तो मामला तो कुछ संदिग्ध लग रहा है। इतने केस में से एक ही काहे मंगाए और एक ही मंगा के आर पार कर दिया, तो कहीं सुपारी किलिंग विलिंग वाला मामला तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, संदिग्ध दिख रहा है। इतने मुकदमों में से एक मुकदमा मंगा लिया और मंगा के फैसला करके सीधे ऊपर पहुंचा दिया, या ऊपर पहुंचाने की तैयारी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि इसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में, वो फैसला करेगा कि सही क्या है। एक बात ध्यान रखना, किसी न्यायालय के द्वारा या किसी न्यायाधीश के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील तो कर सकते हैं आप, न्यायाधीश के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते। अब मान लो कि नहीं, जरा समझने की कोशिश करो, जिला न्यायालय दोष मुक्त किया, बड़े न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड को बहाल रखा, तो मामला संदिग्ध कहां पहुंचा? छोटे न्यायालय का। तो जज की मंशा पे भी संदेह हो सकता है, कैसे दोष मुक्त कर दिए, तो कैसे कर देते हैं सब हम यहां बोलेंगे नहीं, लेकिन आप बेहतर समझ रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करते। आप किसी न्यायाधीश के विरुद्ध उसके निर्णय के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने लगोगे ना तो मुझे लगता है आप समझ रहे हैं, कोई न्यायाधीश निर्णय ही नहीं देगा, बाढ़ में जाओ, कौन फंसेगा भैया। तो आप निर्णय की अपील तो कर सकते हैं, किसी न्यायाधीश के विरुद्ध आप कार्रवाई नहीं कर सकते, है ना बेटा? चले लिख लें। तो दो स्थितियां समझ में आई। पहला, छोटा न्यायालय दोष मुक्त किया हो, बड़ा न्यायालय मृत्युदंड दिया हो, बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय से केस अपने यहां मंगा के मृत्युदंड दे दिया हो, ठीक है। और तीसरा कहा गया है, बात नहीं करो बेटा, तीसरा कहा गया है कि उच्च न्यायालय खुद अपने विवेक से अपील की अनुमति दे सकता है, अनुच्छेद 134A के द्वारा। इन दोनों में 134A की जरूरत नहीं है, तीसरे वाले में जरूरत है। यानी वो तो अमूमन किसी मृत्युदंड की दशा में अपील की अनुमति देता है, किसी भी मृत्युदंड की दशा में, चाहे जिला न्यायालय से ही मृत्युदंड मिलता चला आ रहा हो सुप्रीम कोर्ट तक, तो हाईकोर्ट इसमें अनुमति दे देता है कि भैया जाओ वहां जाके एक बार और क्लियर कर लो, क्योंकि बड़ा भयानक दंड है, और एक ऐसा दंड है ना कि जिसको एग्जीक्यूट कर देने के बाद वापस नहीं होगा। इसलिए हर मृत्युदंड के केस में 134A में अनुमति दे देता है, लेकिन स्वतः आपके पास अपील करने का अधिकार नहीं है, वो दे देता है।
क्लियर है बेटा? तो लिख लो जरा, फटाफट निपटा लो आज। हाँ, क्या क्या कंडीशन है? अनुच्छेद लिखो, अनुच्छेद इसका 134। हाँ, ये आपके लिए सबसे जरूरी है। लिखें, पहला, यदि छोटे न्यायालय ने दोष मुक्त किया हो, उसी वाद में बड़े न्यायालय ने मृत्युदंड दिया। बड़े न्यायालय ने क्या किया हो बेटा? मृत्युदंड दिया हो। दूसरा, वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय से केस अपने यहां मंगाकर मृत्युदंड की सजा दिया हो। नहीं लिख पाए बेटा? हाँ, तो हमारी ओर देखो, हम समझ जाएंगे कि नहीं लिख पाए। लिखे, वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय से केस अपने यहां मंगाकर कौन सी सजा दे दे बेटा? मृत्युदंड की सजा दे दे। क्लियर है? तो ऐसी दशा में आपको अपील की अनुमति मिल जाएगी स्वतः, यानी 134A की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा, अन्य किसी फौजदारी मामले में जिसमें उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134A से अपील की अनुमति प्रदान करे। अन्य किसी फौजदारी मामले में जिसमें उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134A या क, जो भी आप लिखते आ रहे हो शुरू से, के अधीन अनुमति प्रदान कर दे। ठीक है बेटा? तो ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, है ना? लेकिन हर जगह आपको दिख रहा है खाली दो स्थिति को छोड़ के उच्च न्यायालय की मर्जी से ही जाएंगे। दो स्थिति जो दिख रही है उसको छोड़ दें तो बाकी बिना उच्च न्यायालय की मर्जी के नहीं जाएंगे। और फिर यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रहा है। गड़बड़ ये दिख रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के चारों तरफ तो दीवार खड़ी कर दी है। अब उसमें कौन जाएगा ये हम बताएंगे। तो लग तो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को बाधित किया जा रहा है और सर्वोच्च न्यायालय को निरंकुश किया जाएगा, सर्वशक्तिमान बनाया जाएगा। और ये अनुच्छेद है बेटा 136, विशेष अपीलीय अधिकारिता। भारत के किसी न्यायालय, अभी लिखेंगे आज नहीं, सुन लो, भारत के किसी न्यायालय किसी भी न्यायाधिकरण में चल रहे मुकदमे को सर्वोच्च न्यायालय अपील की अनुमति दे सकता है खुद। किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक न्यायालय को छोड़ के, और उस न्यायालय का नाम है सेना न्यायालय। सेना न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे हैं उसकी अपील की अनुमति नहीं दे सकता। ये सर्वोच्च न्यायालय का भी अधिकार नहीं। ठीक है बेटा? तो कल अभी बचा हुआ है तो बात कर लेंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू। हाँ, अभी बात कर रहे हैं।